उनके मातहत सब इंस्पेक्टर का नाम सेवादास सहाय था। सुबह करीब 9 बजे भुजंग जैसे ही अपने ऑफिस में पहुंचा, उसने 2 पेज की एक लिस्ट उसके सामने रख दी। ये क्या है? भुजंग ने उसे सवालिया नजरों से देखा। उन सभी लोगों के नाम पते जो कल रात कुबेर दस बंसाली की पार्टी में मौजूद थे। वह बोला, आपके कहे मुताबिक इन सभी के फिंगरप्रिंट्स लेकर एक्सपर्ट को भेजे जा चुके हैं। गुड। भुजंग पालेकर लिस्ट को उठाकर उलटता पलटता हुआ बोला, फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? दोपहर तक। मुझे उम्मीद नहीं है कि उससे कोई नतीजा निकल पाएगा। कारण? जिस चाकू से कत्ल किया गया उस पर रिबर बंधा होने के कारण बहुत साफ निशान नहीं उठाए जा सकेंगे। आप ठीक कहते हैं सर, लेकिन वे निशान इतने हल्के भी नहीं है कि कोई नतीजा ही न निकाला जा सके। एक्सपर्ट ने दावा किया है कि अगर उन निशानों से पार्टी में मौजूद लोगों की लिस्ट में किसी का भी निशान शामिल हुआ तो उसे जरूर पकड़ लेगा। देखेंगे, फिलहाल तुम पावर कट पर जाओ। पावर कट? लाइट कट, जो कल रात सारे इलाके में ठीक उस वक्त हुई थी जब करणपाल का कत्ल हुआ था। इस बारे में क्या तुमने बिजली घर वालों से कोई पूछताछ की? यस सर। क्या मालूम हुआ? सुनकर आप चौंक पड़ेंगे सर। तो फिर चौंकाओ भाई, देर क्यों कर रहे हो? पावर हाउस वालों का कहना है कि कल ठीक 10:15 पर पावर हाउस में एक इमरजेंसी कॉल पहुंची थी। इमरजेंसी कॉल? भुजंग का चेहरा जगमगाया। जी सर। पावर हाउस के टेलीफोन ऑपरेटर के मुताबिक कॉल करने वाला बुरी तरीके से बौखलाया हुआ था। उसने बताया था कि लोधी कॉलोनी के इलाके में एक आदमी बिजली के तार से चिपक गया है, लिहाजा फौरन सेट डाउन कर दिया जाए। और बिजली घर वालों ने सेट डाउन कर दिया। करना ही पड़ा सर। ऐसे किसी भी कॉल को बिजली वाले भला कैसे अनदेखा कर सकते हैं? क्या तुमने मालूम करने की कोशिश की कि कल रात लोधी कॉलोनी में वाकई ऐसी कोई घटना हुई थी या नहीं? पता किया, पता लगा नहीं हुई। और क्या? वहां कोई ऐसी घटना हो भी नहीं सकती। वजह? लोधी जोन वीआईपीज का गढ़ है। वहां की पावर लाइनें या तो अंडरग्राउंड है या फिर ऐसी जगहों से निकाली गई हैं जहां आबादी ना के बराबर है। ये बात बिजली घर के मुलाजिमों को पता नहीं था? क्यों नहीं पता था? जरूर पता है, लेकिन मैंने कहा ना कि वो लोग ऐसे किसी भी इमरजेंसी कॉल को अनदेखा नहीं कर सकते थे। और कल तो वो कॉल ही इतने हंगामे खेज ढंग से की गई थी। टेलीफोन ऑपरेटर का कहना है कि उसे यूं लगने लगा था कि बिजली के तार से चिपका आदमी अब मरा कि तब मरा। उन्हें लगा हो सकता है कोई सरफिरा आबादी से बाहर जाकर लटक गया हो। मतलब कि अब इस सवाल का जवाब खुद ब खुद मिल गया कि कातिल की प्री प्लानिंग के मुताबिक ऐन कत्ल किए जाने के वक्त लाइट कैसे गुल हो गई थी। आप ये कहना चाहते हैं सर कि वो कॉल कातिल ने की थी? क्या तुम्हें अब भी कोई शक है? लेकिन सर, अगर वो शख्स पार्टी में शामिल लोगों में से है तो फिर फोन कैसे कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? याद कीजिए सर, पार्टी में मौजूद लोगों का कहना है कि बिजली जाने के तुरंत बाद उन लोगों ने करणपाल की चीख सुनी थी। तो क्या ये मुमकिन है कि कातिल ने पहले पार्टी से बाहर जाकर कहीं से पावर हाउस फोन किया, उसके बाद बिजली के जाते ही घप से अंधेरे में वापस आकर केक काटने वाले मेज से चाकू अपने कब्जे में किया और फिर अंधेरे में ढूंढकर? बेवकूफ़ों वाली बात मत करो सहाय। कातिल चाकू ने अपने कब्जे में करने के बाद बिजली घर फोन किया होगा और फोन करने के लिए उसे पार्टी छोड़कर कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी होगी। वह क्यों सर? वह फोन उसने जरूर मोबाइल से किया होगा और वहीं पार्टी में खड़े होकर किया होगा। यूं किसी महफिल मोबाइल कानों से लगाकर बातें करते घूमने भी आजकल फैशन हो गया है। उस पर किसी को शक भी नहीं हुआ होगा। लेकिन बिजली चली जाने के बाद तो फोन के बाद बिजली घर वालों को सेट डाउन करने में आधा या 1 मिनट का वक्त लग जाना आम बात है। अब ये तो हुआ नहीं हो सकता कि इधर उसने ऑपरेटर को फ़ोन किया, उधर लाइट गुल हो गई। आधा या 1 मिनट का वक्त पंडाल के किसी भी सिरे से करणपाल के करीब तक पहुंचने के लिए काफ़ी था। उसके बाद जैसे ही लाइट गुल हुई, कातिल अपना काम करके भीड़ में शामिल हो गया। यानी आप अपनी रात वाली थ्योरी पर ही अड़े हैं? ये फैक्ट है सहाय, शर्तियाँ ऐसे ही हुई हैं। कल रात भी अगर सारे इलाके की लाइट गुल हो जाने के
वो जाने वाला पेंच बीच में ना आया होता तो मुझे अपने उसी कयास पर अड़े रहना था। बहरहाल अब वो पेंच भी साफ हो गया है। मेरे दिमाग में पूरी पिक्चर बन चुकी है कि हत्यारे ने कब और कैसे क्या किया है। सहाय चुप रह गया। कुछ देर चुप रहने के बाद भुजंग ने कहा, सहाय सर, तुम्हें एक बार फिर पावर हाउस जाना होगा। क्यों सर? वहां के जिस मुलाजिम ने कल वह फर्जी कॉल अटेंड करके शट डाउन किया था, तुम्हें उससे ये पूछना है कि अगर उस आवाज़ के मालिक को उससे रूबरू कराया जाए तो क्या वो महज उसकी आवाज़ सुनकर वो उसकी पहचान कर पाएगा? नहीं सर। मतलब? मैंने पूछा था। उसने कहा नहीं। इतना तो बता ही सकता है कि आवाज़ औरत की थी या... इस मामले में भी वह पूरी तरह कंफ्यूज है। उसका कहना है कि आवाज़ किसी बारीक आवाज़ वाले मर्द की भी हो सकती है और मोटी आवाज़ वाली औरत की भी। ओह। कुछ पलों की चुप्पी के बाद वो पुनः बोला, इसका मतलब ये हुआ कि वह जो भी कोई था आवाज़ बदल कर बोला था। खैर, उससे तुमने कुछ और भी पूछा था? और क्या सर? फ़ोन अगर पार्टी से ही किया गया था तो वहाँ शोर शराबा ऑपरेटर को ज़रूर सुनाई दिया होगा। एहतियात के बावजूद कम से कम म्यूज़िक की आवाज़ है तो ज़रूर ही उसके कानों में पड़ी होंगी। सॉरी सर, मैंने इस बारे में उससे कोई पूछताछ नहीं की। डोंट माइंड, अब जाकर कर लेना। राइट सर। कातिल के बारे में हमें सब एक और पॉइंट मिल चुका है। कौन सा पॉइंट सर? पता लगाओ कि बिजली घर में वो कॉल कौन से नंबर से आई थी। भुजंग ने कहा, फिर यह पता लगाओ कि उस नंबर का मोबाइल पार्टी में मौजूद किस शख्स के पास था। सिंपल सर, वेरी सिंपल। उसकी बात सुनते ही सहाय की आंखें चमक उठी। यह तो इतना सीधा और सरल रास्ता है कि हमें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। पता लगते ही कातिल का चेहरा हमारे सामने नंगा हो जाएगा, एक शर्त पर। जी, केवल तभी जब वो तुम्हारे जितना बड़ा गधा होगा। आप क्या कर रहे हैं सर? और मुझे पूरा यकीन है कि हत्यारा इतना बड़ा गधा नहीं हो सकता। या तो उसने किसी और फोन का इस्तेमाल किया होगा या उस सिम का इस वक्त कोई अस्तित्व ही नहीं होगा जिससे उसने कॉल किया। उसे जरूर उसने नष्ट कर दिया होगा। इसे पॉइंट तो आप ही ने बताया था सर। केवल पॉइंट बताया था, कूद कर हत्यारे की गर्दन तक पहुंचने जाने के लिए नहीं कहा था। भुजंग मुस्कुराया। इन्वेस्टिगेशन करते समय हमें ऐसे पॉइंट पर भी हाथ पैर मारने होते हैं सहाय, जिनके बारे में पहले ही जानते हैं। कोई खास नतीजा नहीं मिलेगा। मैंने उसी लिहाज से तुम्हें नंबर पता लगाने के लिए कहा है। वैसे मैं जानता हूँ कि इस रास्ते में हत्यारा हाथ आने वाला नहीं है। तो फिर इतने लोगों में से हत्यारा? अगर भुजंग पालेकर की आंखें धोखा नहीं खा रही हैं तो सहाय, कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो मेरी आंखों के सामने चकरा रहे हैं। वो 5 हैं। मुझे यकीन है अगर उन 5 के साथ सख्ती से पूछताछ की जाए तो यकीनन कोई नतीजा निकल सकता है। वे 5 लोग कौन हैं? एक तो भाटिया का बेटा संजय भाटिया और दूसरा उस वक्त तो मैं उसे पहचान नहीं पाया था, लेकिन अब याद आ गया। आप किसकी बात कर रहे हैं? वो एक प्राइवेट जासूस है। भुजंग अपनी ही रो में कहता चला गया। उसका नाम ध्रुव करके कुछ होता है। शायद वो फाइन इन्वेस्टिगेशन के लिए काम करता है। और तीसरा क्या उसे भी आप जानते हैं सर? लगता तो ऐसा ही है। भुजंग ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए बोला, मुझे रात से ही जाने क्यों बार बार ऐसा लग रहा था कि मैंने उससे भी कहीं देखा है, मगर कहाँ, याद नहीं आ रहा था। बाकी बचे 2 लोग कौन है सर? वे दोनों लड़कियां, नौजवान और सुंदर लड़कियां। लड़कियां? सहाय हैरान होकर बोला, लड़कियों पर भी आपकी संदेह है सर? क्यों, आज के ज़माने में ऐसा कौन सा काम है जिसे लड़कियां नहीं कर सकती? जब वो प्लेन उड़ा सकती हैं, कुश्ती लड़ सकती हैं, यहाँ तक कि स्पेस में भी जा सकती हैं, तो कत्ल क्यों नहीं कर सकती? मेरा मतलब वो नहीं था सर। सेवादास सहाय हड़बड़ा कर बोला, मैं केवल ये जानना चाहता था कि क्या कल आपने इन सब के नाम पते पूछे थे? जानबूझकर नहीं पूछे थे, भुजंग कुटिलता से बोला। लेकिन क्यों सर? वक्त से पहले मुजरिम को चौकन्ना कर देना भुजंग पालेकर इससे जोरबाग थाना की फितरत में नहीं है। मुजरिम? कह चुका हूँ कि उन्हीं 5 में से कोई है। हाँ, बस इतना हो सकता है कि वो सिर्फ हाथ हो, दिमाग कोई और हो। लेकिन अब हमें उन्हें तलाश कैसे करेंगे?
अगर आपने उनके नाम पूछ लिए होते तो इस लिस्ट में उनका पता देखकर उन लोगों के सिर पर बड़ी आसानी से पहुंचा जा सकता था। अभी क्या मुश्किल आ गई है? मैं भंसाली और उसकी बेटी के पास जाकर उन दोनों लड़कियों का हुलिया बताकर उनके नाम पते नोट कर लूंगा और फिर। उसने जानबूझकर सेंटेंस पूरा नहीं किया। लापरवाही से अपने दोनों कंधे उचकाता हुआ बोला, वेरी सिंपल। यस सर, सहाय बोला। अब बातें खत्म, काम शुरू करो। तुम अपने रास्ते लगो, मैं अपने रास्ते लगता हूँ। याद तो होगा कि तुम्हें कहाँ जाना है। बिजली घर और टेलीफोन एक्सचेंज, यह भी कोई भूलने वाली बात है सर? वो एक पल के लिए ठिठका, फिर थोड़ी हिचकिचाता हुआ बोला, लेकिन सर आप कहाँ जा रहे हैं? रॉक एंड रोल बंधुओं के दर्शन करने, भुजंग ने रहस्यमय मुस्कान के साथ बताया, उनके भाई की मौत पर अफसोस जताने। शायद कोई काम की बात उगलवाने में कामयाब हो जाऊं। काम की बात से आपका क्या तात्पर्य है सर? सहाय, क्राइम कोई भी हो, बेवजह तो हरगिज नहीं होता। अगर मैं पाल के बाकी बचे दोनों भाइयों से यह जानने में कामयाब हो गया कि करणपाल की मौत का मोटिव क्या है, तो कातिल की गर्दन थामनी काफी आसान हो जाएगी। बलदेव राज भाटिया मानो अंगारों पर लौट रहा था। केवल आंखों से ही नहीं, उसके जिस्म के पोर पोर से चिंगारियां सी फूट रही थी। जबड़े सख्ती से भींचे हुए थे। गर्दन की नसें कुछ इस तरीके से तनी हुई थी जैसे किसी चीते की अपने शिकार को देखकर तन जाती हैं। कानों तक सुर्ख चेहरा, किसी पागल हाथी की तरह कमरे के फर्श पर बिछे कालीन को रौंदते रौंदते जब वो थक गया तो एकाएक एक कोने में ठिठक कर अपनी तेज सांसों को काबू करने का प्रयास करने लगा। एकाएक उसने रैक पर रखा कार्ड्स फोन उठाया, जल्दी जल्दी कई डिजिट पुश किए, कान से सटाया। लाइन मिलते ही शांत मगर कठोर स्वर में बोला, कमिश्नर साहब से इसी वक्त मेरी बात कराओ। उनसे कहो बलदेव राज भाटिया बात करना चाहता है। कमिश्नर लगभग फौरन ही लाइन पर आया। कहिए भाटिया साहब। कमिश्नर की आवाज़ उसके कान में पड़ी। आज हमारी याद कैसे आ पड़ी? कल रात वो बड़ी सख्ती से अपने अंदर उठ रहे तूफान को काबू में करता हुआ बोला, भंसाली विला में हुए कत्ल के बारे में तुम्हें ज़रूर पता होगा कमिश्नर। ऑफ कोर्स, कत्ल भरी महफिल में हुआ है और महफिल भी एक VIP का दर्जा रखने वाले शख्स की थी। वो कत्ल सारे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। मगर एक पल की खामोशी के बाद कहा गया, आप उस कत्ल के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? कोई तो वजह होगी कमिश्नर। जाहिर है बेवजह तो आप भला क्यों पूछेंगे? वैसे तो आप उस कत्ल के बारे में क्या जानना चाहते हैं? कुछ भी नहीं कमिश्नर, मैं केवल रोकने की लाख कोशिशों के बावजूद भाटिया का लहजा भड़क उठा। उस नामुराद शख्स को कानून की गिरफ्त में देखना चाहता हूँ जिसने करणपाल की कत्ल किया है। आप सुन रहे हैं ना? ओह श्योर, हल्की सी उलझन के बाद पूछा गया। लेकिन आपकी कातिल की गिरफ्तारी में क्या दिलचस्पी है भाटिया साहब? यह वजह कम नहीं कि वह हरामजादा करणपाल का कातिल है। उसके मुंह से लफ्ज नहीं शोले निकले थे। करणपाल से आपका क्या गहरा संबंध लगता है? क्या मेरा इतना ही कह देना काफी नहीं है कि उसका कातिल जल्द से जल्द कानून की सलीब पर नजर आना चाहिए? क्या मुझे तुम्हें करणपाल से अपना संबंध बताना जरूरी है? ऐसी कोई बात नहीं है भाटिया साहब। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता ही देता हूँ कि कत्ल का ये मामला VIP से जुड़ा है, इसलिए पुलिस इंस्पेक्टर बहुत जोरों से कातिल को तलाश कर रही है। आप भरोसा रखें, कातिल बहुत ही जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा। भाटिया ने धमकी सी दी, अगर ये आपका रूटीन पुलिसिया जुमला हो तो मैं होम मिनिस्टर साहब के आराम में खलल डालूं। मेरे ख्याल से उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाटिया साहब, कमिश्नर फौरन बोला। करणपाल कोई मामूली आदमी नहीं था। मुझ पर वैसे ही काफ़ी दबाव डाला जा रहा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कातिल जल्द ही हमारी गिरफ्त में होगा। उम्मीद है तुम ये करके दिखाओगे। ये कहने के बाद भाटिया ने फ़ोन काटकर कार्डलेस वापस क्रेडिल पर पटक दिया। उसकी हालत अब भी वैसी ही थी जैसे चैन न मिल रहा हो। पुनः कालीन को रौदना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद फोन बजने की वर्किश आवाज़ कमरे में गूंजी। भाटिया ने उस पर तवज्जो नहीं दी, जाने किन विचारों में गुम था हुआ। ज्यों का त्यों चहलकदमी सी करता रहा। तब जबकि फ़ोन की बेल पूरी होने वाली हुई तो उसने कार्डेल से हैंडसेट उठाकर ऑन किया और अपने कान से लगाया। अगर मेरी आवाज़ पहचान ली हो
तो बगैर उबाल खाए जवाब दे बलदेवराज भाटिया। उसके कुछ बोल पाने से पहले एक तीखा स्वर उसके कान में पड़ा। कैसा है तू? बैरागी। भाटिया के होठों से विषाक्त निकला, साथ ही चेहरे पर अजीब सी भाव उभरे। तू बैरागी बोल रहा है ना? मेरी आवाज तो भूल भी कैसे सकता है जलील आदमी। दूसरी तरफ से उभरने वाला स्वर वहशी और कठोर हो गया। मेरी आवाज को भुला भी तू कैसे सकता है? हरामजादे। एकाएक भाटिया फट पड़ा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? वो अजीब से ढंग से हंसा, बोला मैंने सोचा कि तू अकेला ही तड़प रहा होगा, दुनिया से मुंह छिपाकर खून के आंसू बहा रहा होगा। ऐसे में तेरे जख्मों पर नमक छिड़कने का मजा ही कुछ और होगा। बैरागी। भाटिया का सख्त स्वर खुरदरा हो गया। तुझे यह नमक छिड़कना बहुत महंगा पड़ेगा। फिक्र मत कर भाटिया, क्या तुझे पता नहीं कि आज बैरागी उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां तुझे बर्बाद करने के खातिर कोई भी कीमत अदा कर सकता है। कहीं करपाल की मौत में तेरा हाथ तो नहीं है? अगर किसी हिजड़े की औलाद नहीं है भाटिया तो यह बात साबित करके दिखा। बैरागी। पुलिस को फोन कर उसे यकीन दिला कि करपाल का कत्ल बैरागी के इशारे पर हुआ है और जाकर उन सबूतों को तलाश कर जो अदालत में यह साबित कर सके कत्ल मैंने किया है। अगर तूने वाकई करपाल का खून किया है बैरागी तो उसे साबित करने के लिए मुझे किसी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। भाटिया के लहजे में आग ही आग थी। और क्या करेगा? तेरी मुकम्मल बर्बादी की कहानी एक बार फिर बलदेवराज भाटिया के हाथों लिखी जाने वाली है। मुझे तुझ पर तरस आ रहा है, मतलब खास तौर पर तेरे कानों पर, तेरी बुद्धि के कानों पर। क्या बक रहा है हरामजादे? क्योंकि वो इतने जोर से बज रहे हैं, शंख की आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं। गौर से सुन, कान लगा कर सुन मरदूज, इंतकाम का शंखनाद 10 दिशाओं से गूंज रहा है। मेरी शंख की वो आवाज तबाही बनकर तेरी तरफ बढ़ रही है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तू क्या बक रहा है? खेल ही यही है बच्चू, ये खेल ही ऐसा है जो तेरे समझ में तब आएगा जब मेरा शंखनाद तेरी अक्ल के कानों के पर्दे फाड़ डालेगा। मगर तब समझ में आया तो क्या आया। बचना चाहता है तो उससे पहले समझ सुनने की कोशिश कर अपनी मौत की आहट को। गुस्से की ज्यादती के कारण उसके मुंह से शब्द नहीं निकल सके। बैरागी ने आगे कहा, और जहां तक मेरी बात है तो मेरे पास बर्बाद होने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, जबकि तू। खबरदार बैरागी। भाटिया की सांप की तरफ उपकारा। अपनी गंदी जुबान पर मेरे खुशहाल आशियाने का नाम मत लेना। वह खुशहाल आशियाना? बैरागी जहरीले अंदाज में हंसा, जिसका कभी जिक्र तक तेरी जुबान पर नहीं आया। वो खुशहाल आशियाना जिसकी अर्थी पर तू एक फूल तक चढ़ाने नहीं जा सका। वो खुशहाल आशियाना जिसे तू अपना दर्द, अपनी तड़प और अपनी आंसू तक नहीं दिखा सका। यह हमारा निजी मामला है, यह हमारे घरेलू हालात है। वह भी तेरे घर का ही मामला था। नीच आदमी जिसकी इज्जत की कीचड़ तू सरेआम उस पुलिसिये भुजंग पर उछालता फिर रहा है। बैरागी के स्वर की खुरदराहट बढ़ गई। सामिया तेरे लिए गैर नहीं थी, तेरी अपनी बीवी थी, तेरे होने वाले बच्चे की माँ थी। ये बात तू 7 जन्म लेने को बावजूद साबित नहीं कर सकेगा बैरागी कि तेरी बेटी से मेरा कोई रिश्ता था। ये साबित करके उस पवित्र आत्मा पर मैं कोई दाग लगाना भी नहीं चाहता भाटिया। अरे तुझ जैसे नामुराद इंसान से सामिया जैसी लड़की का रिश्ता हो भी कैसे सकता है? अब तो शायद तू ये भी भूल गया होगा कि आज जो तू इस सांसें दुनिया में ले रहा है वो भी उस महान आत्मा ने ही तुझे दी है। तू आज भी उससे गुर्दे पर जी रहा है। अगर उस समय उसने अपने जिस्म का वो नाजुक हिस्सा निकाल कर तुझे ऑपरेट न कराया होता तो अब तक तू कुत्ते की तरह तड़प तड़प कर दम तोड़ चुका होता। कह दे हरामजादे, कह दे ये भी झूठ कह रहा हूँ। अगर सच भी कह रहा है तो इस तरह भौंक भौंक कर तू आखिर साबित क्या करना चाहता है? तुझे यह एहसास कराना चाहता हूँ भाटिया कि जिस लड़की को तूने भुजंग के सामने चरित्रहीन बताया है वो असल में महानता की ऐसी बुलंद मीनार है कि तू जिसकी छाया में भी बैठने के काबिल नहीं है। और कुछ बकना है? भाटिया ने एक शब्द चबाकर कहा। इसलिए तो फोन किया है भाटिया। तूने पुलिस को यही कंप्लेंट लिखाई है ना कि मैंने तुझे कत्ल करवाने की कोशिश की थी, किसी को तेरे कत्ल करने की सुपारी दी थी। क्या तूने ऐसा नहीं किया? हकीकत अब मैं तुझे बताने जा रहा हूँ भाटिया।
कान, नाक या मुंह, जिससे भी तू सुनने का काम करता है सुन और खुल कर सुन। हकीकत शंखनाद में जो शब्द हैं वो तेरे समझ में नहीं आ रहे हैं, इसलिए मेरे मुंह के शंखनाद के शब्दों को सुन और समझ। कहने के बाद बैरागी एक पल के लिए रुका और फिर आगे बोला, तुझे तबाह करने की जो कसम मैंने कभी खाई थी, अब उस कसम को पूरा करने का वक्त आ पहुंचा है। मैं तुझे और तुझसे जुड़ी हर चीज़ का नामो निशान मिटा कर रख दूंगा। कपाल की मौत इस बात का सबूत है। अगर तेरे बाजुओं में दम हो तो मुझे अपनी तबाही की काली कहानी लिखने से रोक ले। ये तुझे मेरा चैलेंज है। क्या तू सच कह रहा है हरामजादे? क्या ये मुझे भरमाने की कोशिश नहीं है? करपाल की मौत के पीछे तेरा ही हाथ है। क्या तू सच कह रहा है हरामजादे? क्या ये मुझे भरमाने की कोशिश नहीं है? करपाल की मौत के पीछे तेरा ही हाथ है। पागल हुआ है क्या? बैरागी का लहजा उसी तरह चिढ़ा देने वाला था। 70 साल का हो चुका हूँ, मेरे बुढ़े जिस्म में क्या अब इतनी ताकत बची है कि चाकू किसी के कत्ल कर सकूं? तो फिर तू बक क्या रहा है? अब रूपम दास की बारी है। अरे, बैरागी ने बात पूरी की, क्योंकि मैंने अपने कैनवास पर उस मरदूद की तस्वीर बनानी शुरू कर दी है। कैनवास तस्वीर भाटिया का दिमाग। ये तस्वीर मैं रंग से नहीं बल्कि अपने जिगर के खून से बना रहा हूँ। उसी से करपाल की तस्वीर बनाई थी, इसलिए तो मारा गया। मुझे ऐसी 5 तस्वीर बनानी है, ऐसी 5 तस्वीरें जिनकी बुनियाद रखते ही तस्वीर के मालिक की जिंदगी का उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। कुछ समझ में आया या मैं भैंस के आगे बीन बजा रहा हूँ? ऐसा भला कैसे हो सकता है? सोच, चूल्हे हिला अपने दिमाग की। कहाँ गया? ऐसा कैसे हो सकता है कि इधर मैं जिसकी पेंटिंग बनाकर पूरी करूंगा उधर उसकी अर्थी उड़ जाएगी? तेरा सड़ा हुआ दिमाग देता है कोई जवाब? भाटिया हैरान परेशान। और मजे की बात, एक बार फिर कहा गया तेरी पुलिस, तेरा कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बल्कि अगर यह कहूँ तब भी गलत नहीं होगा कि कानून की कोई धार मेरे बाल तक बाका नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें कोई धारा ऐसी है ही नहीं जो किसी को सिर्फ पेंटिंग बनाकर मार डालने के जुर्म में सजा दे सके। इधर मैं पेंटिंग बनाऊंगा, उधर मेरे शिकार का काम तमाम हो जाएगा। कानून बनाने वाले बेचारों ने ऐसा सोचा तक नहीं होगा कि कोई शख्स इस तरीके से भी कत्ल कर सकता है। तभी तो उन्होंने इस ढंग के कत्ल करने वालों के लिए कोई धारा ही नहीं बनाई। भाटिया के मुंह से लफ्ज़ फूट कर नहीं दे रहे थे। सोच, अपने दिमाग का कीमा बनाकर सोच कि ऐसा कैसे हो सकता है। अभी तेरे पास वक्त है, क्योंकि तेरी तस्वीर सबसे अंत में बनने वाली है। 5 तस्वीर, यानी अभी तेरी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू नहीं हुई है। मेरे कैनवास पर अपनी तस्वीर बनने से पहले सोच। जब कुछ समझ में नहीं आया तो भाटिया ने यही कहा, सनकी, जो तुझे सारी दुनिया पहले ही से कहती है बैरागी, मगर ये मुझे आज ही पता लगा कि तू पागल भी है। जब तक किसी फनकार की शख्सियत में उनकी पागल, सनकी और पागलपन जैसे अल्फाज नहीं जुड़ते तब तक वो अधूरा रहता है। ये अल्फाज उसके बुलंद किरदार की निशानी है। भाटिया, इस नवाजिश के लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। जवाब में कुछ कहने के लिए भाटिया ने अपना मुंह खोला ही था कि बैरागी ने लाइन काट दी। कट होने के डायल टोन भाटिया के जहन में नगाड़े बजाने लगी। उसने एक झटके से कार्डल्स फोन अपने कान से हटाया और जोर से जबड़े भींचते हुए उसे यूं घूरने लगा मानो सारा दोष उसी का हो। फिर उसने उसे इतनी जोर से दीवार पर खींचकर मारा कि वो खील खील होकर कालीन पर बिखर गया।